हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इससे पहले के 4 चैप्टर्स एंड पीछे के भी कुछ चैप्टर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आज हम लोग ये 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। वी हैव यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब क्या है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको कि अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें से कुछ जो है वो नेचर में ही मिलती हैं और कुछ है जो कि हम बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन एफर्ट से वो फॉर्म होती हैं। तो अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, लिस्ट बनानी है हम लोग को नेचुरल और मैन मेड थिंग्स की। नेचुरल में आप क्या क्या लिख सकते हैं? जो भी चीज़ें हमको नेचर से मिलती है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब आपका नेचुरल है। एंड मैन मेड में क्या आ जाएगा? जो हमने खुद बनाए हैं, रोड, ब्रिज, बिल्डिंग वगैरह। ठीक है, वो सारा मैन मेड में आ जाएगा। अब इसके बाद आता है, हाँ, लिस्ट में इसके अकॉर्डिंग क्या बना सकते हैं? एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स लिख सकते हैं, वो यहाँ पे दिया है। अब ये सारी चीज़ क्योंकि नेचर में ऑब्टेन होती है इसलिए इनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके बाद आता है कि क्या एयर, वाटर और सॉइल, यहाँ पे दिया ना, कैन एयर वाटर एंड सॉइल एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब एयर, वाटर और सॉइल जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कभी ख़त्म हो सकती हैं? कैसा है क्या कि आप इतना एयर यूज़ कर लें कि एयर ख़त्म ही हो जाए, या इतना पानी यूज़ कर लिए कि पानी ख़त्म ही हो जाए? तो पानी ख़त्म हो सकता है, बोल सकते हैं पोर्टेबल वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसके अलावा सिर्फ खारा पानी बच जाएगा नेचर में। लेकिन एयर का तो ऐसा नहीं कि आप इतना एयर कंज्यूम कर लो कि एयर ख़त्म ही हो जाएगा, या इतना सॉइल हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं कि सॉइल ख़त्म हो जाएगा। नहीं होगा ना। उस चीज़ के बारे में यहाँ पे थिंक करने के लिए दिया है। अब उसके अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग में उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं रिसोर्सेज को? वो दो है आपका, नेचुरल, नेचर में जो अवेलेबल है वो नेचुरल रिसोर्स, उसको ब्रॉडली उसके अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्लासीफाई करना है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, मैन मेड और नेचुरल दो टाइप्स हैं, लेकिन इसमें से नेचुरल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो अलग अलग पार्ट्स में। उसमें से फर्स्ट पार्ट है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड पार्ट है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये वो नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे नेचर में। मतलब जो कभी एग्जॉस्ट ही नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, कितना भी यूज़ कर लो लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे सनलाइट और एयर है, कितना भी यूज़ करेंगे वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, वहीं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्ट हो जाना मतलब ख़त्म हो जाना। इन एग्जॉस्ट मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो एग्जॉस्टिबल में जो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि फॉरेस्ट, अगर कंटिन्यूसली फॉरेस्ट कट करते जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोल, कंटिन्यूसली अगर आप एक्सकेवेशन करेंगे, मतलब जो कोयला खोद करके निकाला जाता है ज़मीन से, अगर वो कंटिन्यूसली होगा तो एक दिन कोल भी ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाएंगे, नेचुरल गैसेस ख़त्म हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाएंगी, और मिनरल रिसोर्सेज भी, आपके मिनरल्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग में, मतलब अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में पढ़े। ठीक है, अब आपका एक्टिविटी 5 दिया है, टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़। इतनी चीज़ों से आपको, मतलब कुछ कंटेनर्स लेने हैं और उसको क्या क्या चीज़ से भरना है? पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़, ये सब हम लोग को उस सारे कंटेनर्स में फ़िल कर देना है। और उसके बाद क्या करना है? अब कुछ ग्रुप बनाने हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, 7 ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, 2 ग्रुप बनाने हैं और दोनों ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स रखने हैं। अब वो जो 7 स्टूडेंट्स हैं उनका एक सब ग्रुप बनाना है, मतलब एक ग्रुप में 4, फिर एक में 2, फिर एक में 1। ठीक है, इतना आपको करना है। अब इनको हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन नेम दे देंगे। ठीक, फर्स्ट जनरेशन में आपका 1 है, सेकेंड में 2 है, और थर्ड जनरेशन में आपके 4 स्टूडेंट्स हैं मान लो। ठीक है, अब क्या करना है कि ये कंटेनर हम लोग को 1 बाई 1 सारे सब ग्रुप के सामने रखना है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा ना, फर्स्ट वाले सब ग्रुप में हम लोग कितने रखे थे? एक। आप कंटेनर उनको दिए, वो एक इंसान उसमें से कुछ ले लिया, तो वो थोड़ा सा कंटेनर खाली हो गया। अब अगले जनरेशन को, यानी कि उनके बाद जो आई है, उनको दिए तो वो लोग 2 निकालें और ख़त्म हुआ। फिर अगले वाले को आप 4 दोगे तो वो लोग 4 निकालेंगे, फिर वो और ख़त्म होगा। ऐसे करते करते क्या है, निकालने वाले की नंबर आपका इंक्रीज़ होते जा रहा है और आपका जो कंटेनर में सामान है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, इससे ही बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जॉस्ट होना, कि हम अभी अपने हिस्से का यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारी जनरेशन आती है नेक्स्ट, वो उसमें से जब अपना हिस्सा निकालेंगी तो फिर वो और कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन के टाइम पे धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब बचेगा ही नहीं।
ठीक है। इसलिए ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ने हैं, इस चैप्टर में हम लोग को एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। और वही एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आपके क्या क्या हैं, ये चैप्टर का जो नाम है आपका कोल एंड पेट्रोलियम, ये क्या है आपका एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। इन्हीं के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या दिया है, ये जो आपके कोल और पेट्रोलियम है वो बनते कैसे हैं। इन्हीं कोल और पेट्रोलियम को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे क्या दिया है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। कोल पेट्रोलियम में नेचुरल गैस, तो हम लोग को कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड हो चुके हैं, अब उनका जो बचा हुआ हिस्सा रह जाता है उसको बोलते हैं फॉसिल्स। इन्हीं फॉसिल्स से ये बनते हैं, कोल और पेट्रोलियम इसी फॉसिल से बनता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कोल। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। फिगर 5.1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक कोल के पीस को, मतलब शो कर रहा है कि एक कोयले का टुकड़ा है। कोयला कैसा होता है आपका, हार्ड ऐसा स्टोन, स्टोन की जैसा हार्ड होता है और ब्लैक इन कलर। ठीक है, आगे देखते हैं। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि जो कोल है वो एक फ्यूल है जो कि पहले कुकिंग में काम आता था, फूड कुक करने में कोयला जला के खाना बनता था, और साथ ही साथ में रेलवे इंजन्स में यूज़ होता था। पहले की जो गाड़ियाँ हैं वो स्टीम इंजन्स होती थी ना, उसमें पानी गर्म करते थे, कोयला जलता था जिससे पानी गर्म करते थे, और उससे जो वेपर प्रोड्यूस होता था उस वेपर से ही आपका जो है, उस वेपर प्रेशर से ट्रेन जो है वो आगे बढ़ता था, वो स्टीम इंजन था। ठीक है, और कहाँ पे यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसको हीट करते हैं, जलाते हैं तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उस थर्मल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और वैसे ही आपका कोल और कहाँ यूज़ होता है, एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल यूज़ होता है, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ में काम चल रहा है, मान लो अगर स्टील बन रहा है, स्टील इंडस्ट्री है, तो स्टील बनता है आपके लोहे से, तो लोहे को पहले पिघलाना पड़ता है, फिर उसमें कुछ कुछ और मेटल्स मिलाते हैं, तो जब तक लोहा पिघलाएंगे नहीं तब तक तो बाकी मेटल्स मिला नहीं सकते, तो सारे मेटल्स को मेल्ट करने के लिए बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर कहाँ से आता है, कोयला जला के। तो आपका कोल जो है वो इंडस्ट्रीज़ में भी काम आ रहा है। अब आता है स्टोरी ऑफ कोल। कोल की स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, कोल हम लोग को कहाँ से मिला या वो कैसे बना वो हम लोग को अब पता चलेगा। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. क्या बोल रहा है कि about 300 million years ago जो अर्थ है वो डेंस फॉरेस्ट था और वेटलैंड्स थे पूरी एरियाज। ठीक है, अब जब नेचुरल प्रोसेसेस होते गए, जैसे कि फ्लड आया, तो धीरे धीरे जो आपके फॉरेस्ट थे वो ज़मीन में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि दब गए। ठीक है, बरीड मतलब यहाँ पे है कि बरी मतलब वो जलना नहीं, बरीड मतलब वो दफन हो गए उसके अंदर। ठीक है, सॉइल में कहीं ना कहीं। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, और क्या हुआ, धीरे धीरे उन लोग के ऊपर और मिट्टी दबती गई, डलती गई, और वो लोग दबते गए अंदर। ठीक है, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे वो लोग नीचे नीचे जाते गए, तो नीचे तो ज़्यादा टेम्परेचर है ना सरफेस में, जितना जितना अंदर जाओगे ज़मीन के उतना टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होते जाएगा। तो नीचे जैसे जैसे वो नीचे जाते गए तो वहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ता गया, साथ ही साथ में क्या हुआ, प्रेशर भी बढ़ता गया। अगर उसके ऊपर और ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट करते जाएंगे तो वो और कंप्रेस होता जाएगा, तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होता गया और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता गया। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो डेड प्लांट्स थे वो स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में। As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. ये वर्ड याद करेंगे, कार्बोनाइजेशन। क्या होता है, कोल जो है वो कार्बन से मिला हुआ, कार्बन बहुत सारे कार्बन से ही बना हुआ है, मेन कंपोनेंट उसका कार्बन है। तो ये जो स्लो प्रोसेस है किस चीज़ का, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्योंकि सिर्फ कार्बन से ही बना हुआ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसको कार्बोनाइजेशन बोल रहे हैं। डेड वेजिटेशन से कोल का जो फॉर्मेशन है इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज़ कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स। और क्योंकि ये क्या है, वेजिटेशंस जो थे उनके ही रिमेनिंग पार्ट्स से बना है, मतलब डेड रिमेनिंग पार्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिसको कि फॉसिल बोलते हैं, तो ये फॉसिल से बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल।
अब नीचे फिगर 5.2 में आपको एक कोल माइन दिखाया हुआ है। कोल माइन थोड़ा सा ब्लर इमेज है इसका, बुक में ऐसा ही दिया है। ऐसे भी आप लोग देखे होंगे कोल माइंस अपने आसपास, है ना। आसपास नहीं मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल देखे होंगे। when heat when heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. क्या होता है जब कोल हम लोग एयर में बर्न करते हैं, किसी भी चीज़ को एयर में बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। कोल क्या है, मेनली कार्बन है, तो कार्बन का जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही है कि जब आपका कोल जो है वो एयर में बर्न होता है तो क्या बनता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। अब इसी कोल को प्रोसेस करके इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोल टार और कोल गैस। अब देखते हैं कोक क्या है। कोक एक टफ, पोरस, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है जो कि ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन का। कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक का यूज़ कहाँ होता है, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में और बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में। ठीक है। अब सेकंड आता है आपका कोल टार। कोल टार इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विच हैज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। कोल टार क्या है आपका, एक थिक ब्लैक कलर का लिक्विड है जिसका बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होता है, मतलब बदबू होती है गंदी। ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। लगभग 200 सब्सटेंस से मिल करके ये बना हुआ है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry. कोल टार जो है ना उसका यूज़ करते हैं हम लोग बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स बनाने के लिए। स्टार्टिंग मटेरियल्स मतलब कुछ नया हम लोग मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, उसके लिए जो हम लोग को रॉ मटेरियल्स लग रही हैं ये उसको बनाने में यूज़ होता है। ठीक है। कोल टार से हम लोग रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, अब जिससे कि हम लोग अदर सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लाइक सिंथेटिक डाइस जो बनती है, ड्रग्स बनते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स ना, एक्सप्लोजिव्स बनते हैं मतलब क्रैकर बॉम्ब वगैरह, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. और ये जो naphthalene balls यूज़ होती है ना इंसेक्ट रेपल करने के लिए या फिर अदर जो भी आपके मॉथ वगैरह है वो सबको रेपलिंग के लिए naphthalene balls जैसे कि कपड़े वगैरह स्टोर करते हैं उसमें भी यूज़ होता है ताकि उसमें से स्मेल ना आए, तो ये भी क्या है, कोल टार से ही बना हुआ होता है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads. कोल टार का यूज़ जो है ना वो रोड में भी यूज़ होता था। कोल टार जो डामर वाले जो रोड बनते हैं उसमें यूज़ होता है, कोल टार को ही डालते हैं। अब उसके जगह पे आजकल बिटुमेन यूज़ होने लगा है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये बिटुमेन आपका ये जो वर्ड है ये आपको आगे और जगह पे काम आएगा। अब नेक्स्ट है कोल गैस। कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से कोक बना रहे थे ना उसी प्रोसेस के बीच में कोल गैस का फॉर्मेशन होता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, तो इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। यानी कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के बीच में बनी हुई होती है, वहाँ पे आपका क्या यूज़ होता है, कोल गैस। यहाँ पे और दिया हुआ है कोल गैस के बारे में। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन in 1810, in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. पहले जो है ना कोल गैस का यूज़ करते थे हम लोग लाइट एनर्जी के फॉर्म में, मतलब स्ट्रीट लाइट्स बनाने में यूज़ होता था, जो कि फ़र्स्ट टाइम लंदन में 1810 में यूज़ हुआ था एंड न्यूयॉर्क में 1820 में यूज़ हुआ था। लेकिन आज के डेट में इसका यूज़ हीट बनाने के लिए होता है, ना कि लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये आपका चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें से कोल वाला पोर्शन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।